हेलो एवरीवन, मैं राहुल मौर्य आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। स्वतंत्र भारत की राजनीति के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको हम जानेंगे, जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को और इनके शॉर्ट आंसर को हम समझेंगे एक कहानी की तरह या एक स्टोरी की तरह, जिससे कि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें, वो स्टोरी आराम से छप जाए। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? निजाम के खिलाफ आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? अब हमें ये तो पता है कि निजाम कौन थे। निजाम उस्मान अली खां हैदराबाद का शासक था। वही हैदराबाद जिसका विलय भारतीय संघ में बहुत ही कठिनाई से हुआ, क्योंकि ये अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था, लेकिन फिर भी इसके संबंध पाकिस्तान का समर्थक भी था और इसके संबंध ब्रिटिशों से भी अच्छे थे। तो कैसे विलय हुआ, इस पर बात नहीं हो रही है। अभी बात किस पे हो रही है कि निजाम के शासन के खिलाफ किन्होंने आंदोलन शुरू किया? महिलाओं और किसानों ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक सफल आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या किया था? हैदराबाद के शासक ने अपने सैनिक बल रवाना कर दिए थे, जिन्हें रजाकार कहा गया और जिन्हें क्रूर दर्जे का अव्वल क्रूर दर्जा माना गया। मतलब वो बहुत ही क्रूरता से उन्होंने आंदोलन को कुचला, जिसके बाद भारत सरकार ने जाके क्या किया? भारत सरकार ने अपनी सेना भेज दी और इसका विलय भारतीय संघ में हुआ। खैर, हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ महिलाओं और किसानों ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में क्या किया? आंदोलन किया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को सीमांत गांधी भी कहा जाता था? तो देखिए, जब विभाजन हुआ तो विभाजन से सभी लोग खुश नहीं थे, जिसमें से खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी विभाजन के विरुद्ध थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा गया, क्योंकि ये गांधी जी के विचारों को मानते थे और गांधी जी के विचारों पर चलने वाले थे। आगे, मिल्क मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा गया? मिल्क मैन ऑफ द इंडिया डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनको क्या कहा गया? मिल्क मैन ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट, 5 वर्षीय या पंचवर्षीय योजना को संक्षिप्त में बताइए। तो पंचवर्षीय योजना क्या है? बहुत ही आम भाषा में कहूं तो सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज जारी करती है। यानी आम हमारे विचारों में क्या है? सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज जारी करती है, जिसमें उसके अगले 5 वर्ष का आमदनी और खर्च का ब्यौरा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। अर्थात वो 5 वर्षों में इस योजना पे कितना खर्च करेगी, कौन सी योजना को प्राथमिकता देगी, इसी को हमने क्या कहा? पंचवर्षीय योजना। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ध्यान दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। क्योंकि पंचवर्षीय योजना का मेन मोटिव क्या था? अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। हालांकि पहली पंचवर्षीय योजना का मेन मोटिव था हमारे देश में जो खाद्यान्न की कमी थी उसको दूर करना। इसके लिए सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया सरकार ने। लेकिन जब दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई तो उसमें सरकार ने जो है कृषि पर कम निवेश कर उद्योग के क्षेत्र पर अधिक निवेश किया। तो 5 वर्षीय योजना क्या है, हमने ये पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना आम भाषा में यह साधारण विचार ये है कि केंद्र सरकार, भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज जारी करती है। इस दस्तावेज में अगले 5 वर्षों की उसकी आमदनी और खर्च का ब्यौरा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। इसमें उसके 5 सालों की योजना होती है। आगे देखते हैं, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? देखिए, विदेश नीति क्या है? एक देश का विश्व के बाकी देशों के साथ जो संबंध है वो उसकी क्या होती है? विदेश नीति। यानी एक देश अपनी विदेश नीति से ही दूसरे देशों के साथ संबंधों को स्थापित करता है। तो विदेश नीति क्या है? विदेश संबंध क्या है? विदेश नीति अर्थात एक देश की वह नीति जिससे वह तय करेगा कि उसे दूसरे देश के साथ कैसे संबंध स्थापित करने हैं। इसकी विदेश नीति क्या है? एक देश की वह नीति जो दूसरे देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने के लिए बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? विदेश नीति। और विदेश नीति समय और काल परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्यों मनाया गया? भाई, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्यों मनाया? जैसे विभाजन
ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में जब बँटा, भारत और पाकिस्तान बना, तो उसमें मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा रोल रहा। मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी को माना कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो एक कौम का नहीं, 2 हिंदू और मुस्लिम 2 कौमों का देश है, इसलिए 2 देश होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हर एक वो काम करेंगे जिससे कि उन्हें अलग देश की माँग मनवाने के लिए, मतलब उन्होंने कई प्रकार की एक्टिविटी की, जिसमें ये भी एक एक्टिविटी क्या है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। यानी 1947 से पहले ही 16 अगस्त 1946 को इन्होंने क्या मनाया, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और इसके बाद से ही देश के अलग-अलग हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। जैसे कि अमृतसर, कलकत्ता, लाहौर जैसे इलाके जो रहे वो सांप्रदायिक अखाड़ों में बदल जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1967 के चुनाव में राज्यों को संयुक्त विधायक दल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और कहां पर संयुक्त दल बनाया गया? तो देखिए, जब 1967 का चुनाव हुआ, इस समय कांग्रेस की राज्य स्तर पर स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। कांग्रेस को कई राज्यों में असफलता मिली, उसे हार का सामना करना पड़ा। और हार का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे पार्टी को बहुमत मिल गया। इसलिए छोटी-छोटी वहां की क्षेत्रीय दलों ने, वहां के राज्य स्तर के दलों ने, लोकल पार्टियों ने मिलकर, छोटी-छोटी पार्टियों ने मिलकर क्या बना लिया, एक गठबंधन बना लिया, जिसे क्या नाम दिया गया, संयुक्त विधायक दल। यानी राज्य स्तर पर जो क्षेत्रीय दलों ने क्या बनाया, आपस में मिलकर एक गठबंधन बनाया, उसी को क्या नाम दिया गया, संयुक्त विधायक दल। अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल की, तो पंजाब का एग्जाम्पल देख सकते हैं। पंजाब में जो संयुक्त विधायक दल बना उसका नाम क्या पड़ा, यूनाइटेड पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, जो पंजाब में ये बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के दौरान किन 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया? यानी 25 जून 1975 को जब देश भर में आपातकाल लागू कर दिया गया, तो कौन से 2 संगठनों को बैन किया गया और क्यों किया गया? तो सांप्रदायिक दंगे या सांप्रदायिक गड़बड़ी को मद्देनजर रखते हुए देश के 2 बड़े संगठनों को बैन किया गया, और दोनों ही धार्मिक संगठन थे। एक आपका आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवा और दूसरा जमाते इस्लामी, जमाते इस्लामी। इन दोनों संगठनों को क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया, ताकि समाज में सांप्रदायिक गड़बड़ी ना हो, सांप्रदायिक दंगे ना हो। इस आशंका को मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी ने इन 2 संगठनों को भी बैन कर दिया। नेक्स्ट है, मंडल मुद्दा क्या था? अब भाई मंडल मुद्दा हमें पता होगा कि मंडल मुद्दा का कनेक्शन किससे है, अन्य पिछड़ा वर्ग से है। जब 1999 में 1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया, जैसे ही लागू किया गया वैसे ही देश के अलग-अलग हिस्सों में जो है मंडल आयोग की सिफारिशों के समर्थन में और उसके विरोध में खूब हिंसक प्रदर्शन हुए, और इसी को क्या कहा गया, मंडल मुद्दा। तो मंडल मुद्दा क्या है, मंडल आयोग की सिफारिशों के समर्थन और इसके विरोध में जो हिंसा हुई, जो लोगों ने कुछ ने समर्थन किया और कुछ ने विरोध किया, इसको लेकर जो संघर्ष हुआ, जो हिंसा हुई, इसी को क्या कहा गया, मंडल मुद्दा। आगे पढ़ते हैं। इस क्षेत्रीय दल को 67 के विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ। कौन से दल को बहुमत प्राप्त हुआ? केरल की एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको क्या मिला, बहुमत प्राप्त हुआ, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। और निम्बूदरी पाद जो थे वो इसके क्या बने, मुख्यमंत्री बनते हैं। आगे देखते हैं। 1967 के आम चुनाव के बाद देश के आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हाँ भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1967 के जब आम चुनाव हुआ, इस आम चुनाव में जो कि 60 का दशक भारत के लिहाज से बहुत ज्यादा खतरनाक रहा। इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी, चाहे वो 1962 का भारत चीन का युद्ध हो, चाहे वो 1964 का जो है हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो, 65 में लाल बहादुर शास्त्री दोबारा नेतृत्व में प्रधानमंत्री बने, 66 में उनकी मृत्यु हो गई। तो 60 का दशक ही पूरा खराब रहा, और मानसून की फेलियर रहा, बहुत सारी चीजें रही। तो 67 के आम चुनाव के बाद देश की आर्थिक संकट से गुजर रहा था या नहीं? बिल्कुल। मानसून की असफलता, खाद्य संकट इसी समय हमें देखने को मिला, मानसून की असफलता देखने को मिली, और साथ ही साथ कई और समस्याएं देखने को
मिली। अगला देखते हैं, सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? इसके किन्हीं दो भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट का शब्द का मतलब क्या है? जब हम देखते हैं कि 1970 से पहले जो कांग्रेस पार्टी थी, 1969 से पहले जब कांग्रेस नहीं टूटी थी, तो सिंडिकेट क्या था? कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, जिसे क्या कहा गया? सिंडिकेट। तो सिंडिकेट क्या है? कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं के एक समूह को सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, जिनका पार्टी पर गहरा नियंत्रण था। कैसा नियंत्रण था? बहुत ही गहरा नियंत्रण, यानी वो जो कहते थे वो बात मानी जाती थी। इसके किन्हीं दो भूमिकाओं का वर्णन करें। इनकी भूमिका क्या थी? इनकी भूमिका ये रही कि 1965 हो या 1967, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों को जो है प्रधानमंत्री बनाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इन दोनों के कार्यकाल में सिंडिकेट ने क्या किया? कई मंत्री पद पर काम किया या कई मंत्री रहे। तो लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी दोनों को प्रधानमंत्री नियुक्त कराने में या प्रधानमंत्री बनाने में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर कांग्रेसवाद क्या था? इसके पक्ष में क्या सैद्धांतिक तर्क दिए गए? गैर कांग्रेसवाद क्या था? गैर कांग्रेसवाद यानी जो कांग्रेस पार्टी नहीं है। गैर कांग्रेसवाद एक ऐसी रणनीति थी, एक ऐसी प्लानिंग थी, एक ऐसी रणनीति थी जिसके तहत कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए ये प्लानिंग की गई। तो ये गैर कांग्रेसवाद क्या था? एक ऐसी रणनीति थी ताकि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जाए। और इस रणनीति को जिन्होंने बनाया, एक तरह से जिन्होंने इस रणनीति को दिया, वो उनका नाम क्या था? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। तो गैर कांग्रेसवाद क्या है? कांग्रेस गैर कांग्रेसवाद का मतलब क्या है? कि एक उस रणनीति से है जिसके तहत कांग्रेस को सत्ता से दूर किया जाए। इसके लिए राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा कि सभी, इसके पीछे क्या सैद्धांतिक तर्क दिया गया कि कांग्रेस को क्यों सत्ता से दूर होना चाहिए? इन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो शासन है वो अलोकतांत्रिक है और गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध है। इसलिए सभी विपक्षी दलों को अपनी विचारधाराओं को दरकिनार करते हुए एक साथ आना चाहिए और इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। इसके पीछे यही सैद्धांतिक तर्क दिया गया। क्या सैद्धांतिक तर्क दिया गया? कि कांग्रेस का शासन जो है वो लोकतांत्रिक है, गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध है और दोबारा से अगर गरीब लोगों के लिए लोकतंत्र की स्थापना करना है तो सभी विपक्षी दलों को अपनी विचारधाराओं को दरकिनार करते हुए क्या करना पड़ेगा? एक साथ आना पड़ेगा ताकि कांग्रेस को सत्ता से हटाया जा सके। तो एक ऐसी रणनीति जिसके तहत कांग्रेस को सत्ता से हटाया जाना था, और इस रणनीति को कौन लेकर आए? राम मनोहर लोहिया। इसी को क्या कहा गया? गैर कांग्रेसवाद। आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति के 3 सकारात्मक परिणामों को बताएं। देखिए, हरित क्रांति क्यों भारत सरकार ने इस क्षेत्र में काम क्यों किया? हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का मतलब भारत सरकार की उस रणनीति से है जिसके तहत खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया, ताकि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़े। क्यों खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया? क्योंकि 1965 से 67 में हमारे देश में जो पूरा 60 का दशक रहा, मानसून असफलता रही, खाद्यान्न संकट बने रहे और हमने बहुत सारे जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं, गेहूं है, दूसरे देशों से जो है हमने आयात की, जिसके बदले हमारी कई पॉलिसियां उस पर प्रभाव पड़ा, हमारी कई नीतियों पर उसका भी प्रभाव पड़ा। जैसे कि अमेरिका ने जब हमारी हेल्प करी तो उन्होंने हमारी नीतियों को भी प्रभावित किया। तो फिलहाल हरित क्रांति के 3 सकारात्मक परिणाम बताने हैं। 3 सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि उत्पादन बढ़ गया। हरित क्रांति अपनाने के बाद उत्पादन बढ़ा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा, लगभग 30% उत्पादन बढ़ गया। गेहूं, चावल, मक्का जैसी खाद्यान्न फसलें जो है वो अब क्या होने लगी? अब उनका उत्पादन बढ़ गया। भारत की जो भारत की जो साख है वो विश्व भर में अब एक पहचान मिली एक तरह से। तो कई परिणाम रहे, सकारात्मक परिणाम रहे, उत्पादन बढ़ा खाद्यान्न वस्तुओं के क्षेत्र में। अगला देखते हैं, आजादी की लड़ाई के समय किन 2 बातों पर सभी सहमत थे? एक अच्छा क्वेश्चन है।
कि आजादी की लड़ाई के समय जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय किन 2 बातों पर सभी लोग सहमत थे? तो पहली बात ये थी कि लोकतांत्रिक सरकार होगी। कैसी सरकार होगी? सभी व्यक्ति इस बात से सहमत थे कि लोकतांत्रिक सरकार होगी, जो सबके लिए काम करेगी। दूसरा, समाज के हर एक वर्ग का कल्याण होगा, या सरकार हर एक वर्ग के लिए काम करेगी। सरकार प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए काम करेगी। तो आजादी की लड़ाई के समय लगभग इन बातों पर सभी सहमत थे। क्या कौन सी बातें थी? कि आजादी के बाद एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार होगी, लोग अपनी सरकार को चुनेंगे, और दूसरी चीज, सरकार जो होगी वो समाज के हर एक वर्ग के विकास के लिए काम करेगी। नेक्स्ट, भारत विभाजन के परिणामों का उल्लेख कीजिए। अब भारत विभाजन के परिणाम, भारत विभाजन का मतलब ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत का विभाजन का क्या परिणाम रहा? कारण हमें अभी नहीं पढ़ना है, अभी हमें क्या पढ़ना है? परिणाम। कारण कुछ और है, अब परिणाम क्या हुआ? जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ, तो इसका परिणाम हम क्या देख सकते हैं? ब्रिटिश भारत के विभाजन के तुरंत बाद सबसे पहले शरणार्थियों की समस्या ने जन्म लिया। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए क्या हुए? मजबूर हुए। एक देश की आबादी बड़े पैमाने पर पलायन को मजबूर हुई। शरणार्थियों की समस्या ने जन्म लिया। एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों को बेरहमी से काटा मारा, ये भी इसका परिणाम रहा। ठीक है, तो क्या क्या परिणाम रहे? हम कई परिणाम देख सकते हैं। पहली, ये शरणार्थियों की समस्या, शरणार्थियों की समस्या ने जन्म लिया। सांप्रदायिक सांप्रदायिक दंगे भी हुए विभाजन की वजह से, और एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों को बेरहमी से काटा मारा। जिस क्षेत्र में हिंदू आबादी थी, वहां पर मुसलमानों ने आना छोड़ दिया। अधिक जनसंख्या हिंदू की थी, वहां पर मुसलमानों ने आना छोड़ दिया। जो मुस्लिम आबादी थी, वहां पर हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया। और ये जो लोगों का जो पलायन हुआ, हम ये कह सकते हैं पलायन। एक स्थान की आबादी दूसरे स्थान पर जाने के लिए, स्थानांतरित होने के लिए मजबूर हुई, और ये स्थानांतरण बिल्कुल अनियोजित था, यानी कोई प्लानिंग नहीं थी, और बहुत ही त्रासदी भरा रहा। तो ये विभाजन का परिणाम रहा। तो क्या रहा विभाजन का परिणाम? ब्रिटिश भारत के विभाजन के परिणाम। ब्रिटिश भारत के विभाजन का क्या परिणाम रहे? कि शरणार्थियों की समस्या ने जन्म लिया, लोग अपना घर-बार छोड़ने को मजबूर हुए। शरणार्थियों की समस्या के साथ-साथ लोगों ने अपना घर-बार छोड़ा। सांप्रदायिक दंगे और पलायन जैसी समस्या, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा काटा, ये भी परिणाम रहा। और इस सभी त्रासदी का उल्लेख कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं, अपने काव्यों, अपने उपन्यासों में क्या किया? इनको दिखाने का प्रयास किया। क्लियर है इतनी बात? तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो नेहरू जी की विदेश नीति के 3 उद्देश्य कौन से थे? नेहरू जी प्रधानमंत्री के साथ-साथ विदेश मंत्री भी थे, और नेहरू जी की विदेश नीति का जो प्रमुख उद्देश्य रहा, वो 3 उद्देश्य क्या था? संघर्ष से मिली संप्रभुता को बनाए रखना। क्या? संघर्ष से मिली संप्रभुता को बनाए रखना या बचाए रखना। अब इस लाइन का क्या अर्थ है? कि इतनी मुश्किल से जो हम संप्रभु हुए हैं, स्वयं के प्रभु हुए हैं, हम आजाद हुए हैं, उस संप्रभुता को बनाए रखना, यानी किसी भी गुट में शामिल ना होना। गुटबाजी चल रही थी, तो संघर्ष से मिली संप्रभुता को बनाए रखना, इसके लिए उन्होंने कौन सी नीति अपनाई? अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। तो अभी संघर्ष से मिली संप्रभुता को बनाए रखना,
नेहरू जी की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा। दूसरा उद्देश्य क्या रहा? क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता अर्थात हमारा देश खंडित ना हो, हम एक रहें, और क्षेत्रीय अखंडता को बचाना या बनाए रखना। और तेज गति से आर्थिक विकास करना। तेज गति से आर्थिक विकास। अब तेज गति से आर्थिक विकास कब हो सकता है? जब हम किसी खेमे में ना जाएं। हम अमेरिका और सोवियत संघ दोनों जो दोनों के नेतृत्व वाले खेमे से हम अपने आर्थिक संबंध रखें, क्योंकि हम आजादी के बाद भारत की जो आर्थिक दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब थी। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही डैमेज थी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये जरूरी था कि हम किसी भी गुटबाजी में ना फंसें, और इसीलिए नेहरू जी ने अपने विदेश नीति का ये 3 उद्देश्य रखा, और इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई कि हम पूरी तरह से गुटनिरपेक्ष रहेंगे। और साथ ही साथ कई और देशों ने भी गुटनिरपेक्षता की राह पर चले। तो संघर्ष से मिली संप्रभुता को बनाए रखना नेहरू जी की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज गति से आर्थिक विकास करना। अपनी इन उद्देश्यों को नेहरू जी ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? गुटनिरपेक्षता का मार्ग अपनाया, पंचशील का मार्ग अपनाया। आगे देखते हैं। पंचशील से आप क्या समझते हैं? पंचशील क्या था? देखिए, 29 अप्रैल 1954 भारत और चीन, नेहरू जी ने चीन की यात्रा की, और वहां पर भारत और चीन में एक समझौता हुआ, एक तरह से एक संधि हुई, जिसमें 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच में करार हुआ, या भारत ने पंचशील यानी 5 बातें, वो 5 बातें विश्व को दी, जिस सिद्धांत पर विश्व चलेगा तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। तो 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन का जो ये बैठक हुई, या ये जो सम्मेलन हुआ, या ये जो समझौता हुआ, इसमें भारत की तरफ से 5 बातें रखी गई। यदि इन 5 बातों पर पूरा विश्व अमल डाले तो फिर विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। अब ये कौन सी 5 बातें रहीं? तो एक देश दूसरे देश पर हमला नहीं करे, यानी बल प्रयोग ना करना। एक देश दूसरे देश पर क्या नहीं करेंगे? बल प्रयोग नहीं करेंगे, तो विश्व में शांति होगी। बल प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक दूसरे की स्वतंत्रता, संप्रभुता का सम्मान करना, और एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान ना पहुंचाना। तो संप्रभुता को सम्मान करना, क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान ना पहुंचाना, क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान ना पहुंचाना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी जियो और जीने दो, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ऐसी 5 बातों पर अगर विश्व चलेगा, कम से कम इन 5 बातों पर अगर अमल कर लिया विश्व ने, तो क्या हो जाएगा? विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी, विवाद नहीं होंगे। एक दूसरे पर बल प्रयोग ना करना, एक दूसरे की संप्रभुता, स्वतंत्रता का सम्मान करना, क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान ना पहुंचाना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात को मानना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व क्या होता है? जियो और जीने दो। कि इस नीति पर अगर विश्व चलता है तो फिर विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की परमाणु नीति पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, भारत की जो परमाणु नीति है ना, उसको हमें बताना है कि भारत की जो परमाणु नीति है वो क्या है। तो सबसे पहले हम अपने परमाणु शक्ति, हम एक परमाणु शक्ति संपन्न शक्ति वाले देश हैं, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया। कब किया? 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया। हालांकि इसकी शुरुआत 1940 के दशक में होमी जहांगीर के नेतृत्व में, या भाभा होमी जहांगीर के नेतृत्व में हो गई थी, लेकिन 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण करने में सफल रहा, और 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, जिसको पोखरण 2 भी कहा जाता है। अब बात आती है, भारत की परमाणु नीति क्या है? भारत की परमाणु नीति, भारत ने क्लियर कर दिया कि हम अपनी अणु शक्ति का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेंगे।
अगर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई आँच आएगी तो हम अपनी परमाणु शक्ति का यूज़ कर सकते हैं। तो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हम केवल परमाणु शक्ति का या अपने अणु शक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने की जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो राजनीतिज्ञों के पास होगी, अर्थात मिलिट्री के पास नहीं होगी। परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने की जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो राजनीतिज्ञों के पास होगी, या सरकार डिसाइड करेगी कि उसे करना है या नहीं। तीसरी बात, भारत अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर परमाणु निर्माण करता रहेगा, और जो भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी थी वो अब नहीं रहेगी। अर्थात भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए जो नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी थी उसमें भारत संशोधन कर सकता है। अर्थात पहले भी अब परमाणु जो है हमला या अपने परमाणु शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, और परमाणु नीति को लेकर सभी राजनीतिक दलों में लगभग सहमति है। इस मुद्दे पर कोई ज्यादा क्या नहीं होता, मतभेद देखने को नहीं मिलता। क्लियर है बात? तो भारत की जो परमाणु नीति है, एक बार और हम समझ लेते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया, और 1974 में किया, लेकिन हालांकि इसकी शुरुआत 1940 में 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में शुरू हो चुका था। और भारत की जो परमाणु नीति है वो ये है कि भारत अपनी अणु शक्ति का प्रयोग केवल और केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा, कभी भी जो है अशांति के लिए नहीं करेगा, केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा। और जो अणु शक्ति या परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने का जो डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो कौन लेगा? जो राजनीतिज्ञ हैं वो लेंगे। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा? समय-समय पर अपनी परमाणु शक्ति बढ़ा सकता है या बनाता रहेगा, निर्माण करता रहेगा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। नो फर्स्ट यूज की जो भारत की पॉलिसी थी वो अब नहीं है, अर्थात भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर अगर उसकी आँच आई तो भारत पहले भी अपने परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, यही हमारी परमाणु नीति है। 25 जून 1975 को लागू आपातकाल की घोषणा के किन्हीं 4 परिणामों को बताइए। अब जैसे ही इंदिरा गांधी जी ने जैसे ही फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने सिफारिश करी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से, तो उन्होंने क्या किया? 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की, और जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुई वैसे ही राजनीतिक फिजाओं में एकदम सन्नाटा सा छा गया। मतलब जितने भी हड़ताल, धरना, प्रदर्शन हो रहे थे वो एकदम ठहर से गए, राजनीतिक फिजाओं में एकदम सन्नाटा सा छा गया। जितने भी बड़े-बड़े शीर्ष नेता थे उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लगभग 676 बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक माहौल था वो पूरी तरह से शांत हो गया। फिर बारी आती है, किसकी बारी आती है? प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी ताकि इन घटना का पता ही ना चले। तो प्रेस पर सेंसरशिप, अखबारों को कुछ भी छापने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी, इसी को क्या कहा गया? प्रेस पर सेंसरशिप। कुछ अखबारों ने इसका विरोध किया, जैसे कौन से अखबारों ने विरोध किया? इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटमेंट जैसे अखबारों ने इसका विरोध किया। कुछ मैगजीन ने भी इसका विरोध किया, जैसे कि मेन स्ट्रीम जैसी जो मैगजीन रही, उन्होंने, पत्रिकाओं ने भी इसका विरोध किया और इन्होंने अपनी पत्रिका छापना ही बंद कर दिया। अखबारों की जो दफ्तरों की जो बिजलियां थी वो भी काट दी गई और 2-3 दिन बाद बहाल की गई। ये तो बात रही प्रेस की बात। अब हम बात करते हैं हमारे नागरिकों पर क्या असर पड़ा। नागरिकों पर क्या असर पड़ा? तो नागरिकों पर असर ये पड़ा कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार, वो निष्क्रिय हो गए। क्या हो गए? निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। निवारक नजरबंदी का अंधाधुंध प्रयोग हुआ, अर्थात शक के आधार पर जो गिरफ्तारी थी उसको बड़े पैमाने पर लोगों को शक के आधार पर उठाया गया, गिरफ्तार किया गया और सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये तो बात हो गई नागरिकों पर। अब बात करते हैं कुछ संगठनों को भी बैन कर दिया गया, जैसे कि कौन सा संगठन था? आरएसएस और जमाते इस्लाम। धार्मिक क्षेत्र में ये कदम उठाए गए कि कहीं सांप्रदायिक झगड़े ना हो जाए, समाज में सांप्रदायिक दंगे को मद्देनजर रखते हुए आरएसएस और इस्लामी जमाते इस्लामी पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिए गए। तो ये सब परिणाम रहे आपातकाल के, और भी कई परिणाम रहे।
तो इसमें हमने क्या-क्या जाना? आपातकाल में राजनीतिक फिज़ाओं में सन्नाटा, प्रेस पर सेंसरशिप, नागरिकों के जो अधिकार थे वो निष्क्रिय हो गए। नागरिक अपने मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता था। निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ और बहुत सारे लोगों को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया, शक के आधार पर गिरफ्तारियाँ हुईं। तो ये सब आपातकाल के क्या रहे? कुछ परिणाम रहे, जो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर रहा? अब पहली पंचवर्षीय योजना क्या रहा और दूसरी पंचवर्षीय योजना? पंचवर्षीय योजना क्या है, हम पहले देख चुके हैं। पंचवर्षीय योजना में आमतौर पर सरकार क्या करती है? एक दस्तावेज जारी करती है, जिसमें वो अगले 5 वर्षों में उसकी आमदनी और खर्चे का ब्यौरा देती है कि वो किस योजना पर कितना खर्च करेगी। तो भारत सरकार ने जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए, अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए या अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में तो बस ये था कि किसी तरीके से हम अपने खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करें, क्योंकि कृषि पर बहुत ज़्यादा बुरा असर था विभाजन का, तो सरकार ने सिर्फ़ और सिर्फ़ कृषि पर ध्यान दिया और कृषि पर ध्यान दिया तो उन्होंने क्या किया? भाखड़ा नागल जैसी विशाल परियोजनाएँ शुरू करी, सिंचाई की व्यवस्था की, ताकि खाद्यान्न उत्पादन में क्या हो? वृद्धि हो सके। तो पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि पर निवेश किया। क्यों निवेश किया? क्योंकि विभाजन की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो कृषि क्षेत्र पे पड़ा था और देश की ज़्यादातर आबादी भी कृषि ही रही, इसलिए कृषि क्षेत्र पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना आते-आते जब दूसरी बार 1957 में सरकार ने ध्यान दिया, तो सरकार ने किस पर निवेश किया? उद्योगों पर निवेश किया, क्योंकि सरकार का मानना था कि बड़े-बड़े उद्योगों के ज़रिए ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। तो सरकार ने बिजली हो या फिर कुछ उद्योगों को संरक्षण दिया, कुछ उद्योगों को बढ़ावा दिया। यानी कहने का अर्थ ये है कि उद्योगों पर निवेश किया, ताकि अर्थव्यवस्था को क्या किया जा सके? रफ्तार दी जा सके। तो ये अंतर रहा। बाकी हम नोट्स से देख लेंगे। एक बार आप लोग आगे देखते हैं। भारतीय संघ में मणिपुर का विलय कैसे हुआ? उस पर एक नोट लिखिए। मणिपुर का विलय हमने पढ़ा था कि भाई 4 ऐसी रियासतें थी जिनका विलय भारतीय संघ में बहुत ही कठिनाई से हुआ, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर। इसमें मणिपुर की बात हो रही है, तो मणिपुर की कहानी को समझते हैं। आजादी के चंद रोज पहले, कुछ समय पहले ही मणिपुर के शासक ने क्या कर दिया? अपनी रियासत का विलय भारतीय संघ में कर दिया। लेकिन बाद में वो जनता के दबाव में आ गए और जनता के दबाव में आते उन्हें जनमत कराना पड़ा और 1948 में चुनाव कराने पड़े। वहाँ पे चुनाव हुआ। कहाँ पे हुआ? मणिपुर में। तो मणिपुर के शासक बोधचंद सिंह ने आज़ादी के कुछ समय पहले ही अपना विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। विलय पत्र क्या था? वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसमें सभी जो भी रियासतों के शासक थे, जो अपनी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करना चाहते थे, उस पे उन्हें हस्ताक्षर करना होता था। तो मणिपुर के शासक ने अपनी रियासत का विलय कर दिया, लेकिन 1948 के 1948 में वहाँ चुनाव हुए। क्यों चुनाव हुए? जनता के दबाव में आकर राजा को चुनाव कराना पड़ा और 1948 में जब चुनाव हुए तो वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। कौन सी व्यवस्था कायम हुई? संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है? तो ये चीज़ रही। इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहला ऐसा कौन-सा राज्य रहा जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सबसे पहले चुनाव हुए? तो कहाँ पे हुए? मणिपुर में हुए। अब बात करते हैं, फिर संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ, लेकिन फिर भारत सरकार ने क्या किया? बात करी। भारत सरकार ने किससे बात करी? भारत सरकार और मणिपुर के बीच में। अब जो मणिपुर की जो विधानसभा थी, वहाँ पे मतभेद था। मणिपुर की विधानसभा में किस चीज़ का मतभेद था? जो कांग्रेस थी, कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारतीय संघ में हो, लेकिन जो वहाँ के क्षेत्रीय दल थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो अंत में जाकर भारत सरकार ने क्या किया? राजा से बातचीत की, उस पे दबाव बनाया, या हम कह सकते हैं उनसे बातचीत की। बातचीत के बाद बिना राजा ने उस पे दोबारा से साइन कर दिया और बिना किसी करके अंतिम समझौता हुआ। अंतिम समझौता किसके साथ हुआ? 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं। अंतिम समझौता
इसके बीच में हुआ राजा व भारत सरकार। भारत सरकार और राजा के बीच में अंतिम समझौता हुआ, जिसके बाद मणिपुर का विलय भारतीय संघ में हो जाता है। तो फिलहाल हम एक कहानी के तौर पर ऐसे ही समझ लिए कि बाकी आप इसको नोट से प्रॉपर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1948 में पहला ऐसा राज्य मणिपुर रहा जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होता है, चुनाव होता है। क्लियर है बात इतनी? आगे देखते हैं। ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। मणिपुर को एक बार और पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। मणिपुर के शासक बोधचंद सिंह ने क्या किया, अपनी रियासत का विलय भारतीय संघ में कर दिया, लेकिन फिर वो जनता के दबाव में आ गए और 1948 में वहां पर चुनाव हुआ। चुनाव में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ कि भाई यहाँ पर राजतंत्र ही रहेगा। अब जो कांग्रेस पार्टी थी वो चाहती थी कि मणिपुर का विलय हो भारत में, जबकि जो मणिपुर की लोकल पार्टियां थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने का मानना था कि किसी तरह विलय हो जाए और दबाव बनाया जाए। तो भारत सरकार ने क्या किया, मणिपुर के जो राजा थे उनके साथ अंतिम समझौता हुआ, और अंतिम समझौता हुआ उसके बाद मणिपुर का विलय भारतीय संघ में हो जाता है किसी तरह से। आगे देखते हैं। भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य, भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य। अब कोई भी देश हो भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो, उसकी विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित होती है। मेन चीज है राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय तो भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या है? भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। अब भारत की जो विदेश नीति रही, विदेश नीति का क्या लक्ष्य है? देखिए, लक्ष्य और सिद्धांत में अंतर है। सिद्धांत वो चीजें होती है जिसको हम हमेशा अपनी विदेश नीति में सर्वोपरि रखते हैं या विदेश नीति के साथ साथ चलती है, लेकिन लक्ष्य समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। अभी हमें फिलहाल में क्या लिखना है, विदेश नीति का लक्ष्य। तो विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा। वो चाहे किसी भी देश की विदेश नीति हो, हमेशा सर्वोपरि क्या होती है, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी विदेश नीति को इस तरह से डिजाइन करता है ताकि उसके राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा क्या हो सके, मजबूत हो सके। अब राष्ट्रीय हित किससे जुड़ा है, अर्थव्यवस्था से। किसी देश का आर्थिक विकास हो, अर्थात वो कैसे संबंध रखेगा किसी देश के क्षेत्र, किसी देश से आर्थिक संबंध कैसे रखेगा ताकि उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो। अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, राष्ट्रीय हित से। सैन्य संबंध कैसे रखेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा से। तो राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी देश की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य होते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो हमारी विदेश नीति का लक्ष्य पंचशील भी है, अर्थात हम इन पंचशील के सिद्धांत को मानते हैं। भारत अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों में पंचशील के सिद्धांत को भी अपनाती है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो हमारे सिद्धांत हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इसको भी हम मानते हैं। तो भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य साम्राज्यवाद का विरोध करना, उपनिवेशवाद का विरोध करना, साम्राज्यवाद का विरोध, ये भी हमारी विदेश नीति का उद्देश्य है। अर्थात कोई भी देश अगर साम्राज्यवादी विचारधारा को अपनाती है तो भारत हमेशा उसका विरोध करेगा। रंग भेदभाव, नस्ल भेदभाव का विरोध करना, ये भी हमारी विदेश नीति का उद्देश्य है कि रंग और नस्ल के आधार पर अगर कोई भी देश भेदभाव करता है तो हमारे संबंध उससे अच्छे नहीं होंगे। उपनिवेशवाद का विरोध करना, पंचशील के सिद्धांत को अपनाना, शांतिपूर्ण से अस्तित्व को मानना, गुट निरपेक्षता की नीति, सबसे अहम चीज गुट निरपेक्षता, ये भी हमारी विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है या सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
या गुटनिरपेक्षता अर्थात गुटबाजी से दूर रखना। तो ये हमारी विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य है, जिसको भारत जिसको क्या करना चाहेगा, अपनाना हमेशा अपनाए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्लियर है भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य। आपातकाल लागू करने के सरकार द्वारा दिए गए पक्षों और विपक्षी दलों द्वारा दिए गए पक्षों के पर प्रकाश डालें। यानी आपातकाल लागू हुआ 25 जून 1975 को, जब देश भर में आपातकाल लागू हुआ, तो आपातकाल के संदर्भ में जो सरकार थी उसका क्या नजरिया था और जो विपक्षी दल थे उसका क्या नजरिया था। तो एक एक के नजरिए को हम देखते हैं। सरकार का नजरिया पहले देखते हैं कि आपातकाल लागू करने के पक्ष में है सरकार। सरकार ने इसके पक्ष में दलील दी। सरकार का कहना था कि एक निर्वाचित शासक दल को उसकी नीतियों के अनुसार काम करने नहीं दिया जा रहा है। बार बार विपक्षी दल उसमें बाधा डाल रहे हैं, बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार का क्या कहना था? सरकार का कहना था कि एक निर्वाचित शासक दल को, यानी कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा गांधी को, विपक्षी दल क्या कर रहे हैं, एक निर्वाचित शासक दल को उसकी नीतियों के अनुसार शासन करने नहीं दे रहे हैं, बार बार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिक धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, ये सब ज्यादा समय के लिए अच्छा नहीं होता, लोकतंत्र के लिए ये ज्यादा ठीक नहीं होता। ये सरकार ने कहा कि बार बार धरना प्रदर्शन से देश का विकास नहीं होता, देश का विकास बाधित होता है। इसलिए हम देख रहे थे कि देश के भीतर आंतरिक अंदरूनी गड़बड़ी थी, या एक तरह से अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर क्या लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था। तो सरकार ने अपनी दलील क्या दी कि बार बार धरना प्रदर्शन से देश का विकास बाधित होता है, बार बार धरना प्रदर्शन लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सरकार को जो सरकार थी, निर्वाचित शासक दल को उसकी नीतियों के अनुसार काम करने नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से आपातकाल लगाया गया और आपातकाल लगाना बहुत जरूरी था, ऐसा किसका मानना था? सरकार का। अब हम बात करते हैं, तो हमने क्या क्या 3 बातें रखी। सरकार का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? पहला, निर्वाचित शासक दल को उसकी नीतियों के अनुसार काम नहीं करने दिया जा रहा था। और भी दूसरी बात क्या रही? बार बार धरना प्रदर्शन लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये विकास में बाधा उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं विपक्षी दल का क्या कहना है। विपक्षी दल तो विपक्षी दलों की क्या दलील रही? अब सरकार ने अपना पक्ष रख दिया। विपक्षी दल कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर अपने क्या किया, अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने आपातकाल लगाया, आपातकाल लगाना ठीक नहीं था। विपक्षी दलों का कहना है कि यदि कुछ अशांति फैल ही रही थी तो क्या करना था उन्हें, उनके पास इतनी शक्ति थी जिससे वो अपनी इस अशांति को दूर कर सकते थे। तो क्या नजरिया है विपक्षी दलों का? विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने मात्र आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर पूरे देश भर में आपातकाल लगा दिया। ये आंतरिक गड़बड़ी की आशंका को मद्देनजर रखते हुए पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठप कर दिया। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है, इसलिए सरकार को आपातकाल नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि धरना प्रदर्शन तो लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है। तो लोकतंत्र में जनता के अधिकार का हनन हुआ ये आपातकाल लगाकर। अगर कहीं पर भी अशांति थी, विपक्षी दलों का कहना है कि अधिकतम समय तक तो धरना प्रदर्शन कैसे रहे, शांतिपूर्ण रहे। यदि अशांति उत्पन्न हो रही थी तो सरकार के पास दूसरे विकल्प भी थे जिससे कि वो शांति स्थापित कर सकती थी। उसे पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली को ठप करने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, इसलिए आपातकाल बिल्कुल गलत था। आपातकाल आम लोगों पर जाती हुई उस समय, आपातकाल बिल्कुल ठीक नहीं था। ऐसा किसका कहना है? विपक्षी दलों का। तो क्लियर है बात? क्या बताया कि विपक्षी दलों का कहना था कि मात्र अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर पूरे देश भर में आपातकाल लागू कर दिया गया, ये ठीक नहीं था। सिर्फ ज्यादा जो है धरना प्रदर्शन तो लोकतंत्र में लोगों का क्या होता है, अधिकार होता है, और ज्यादातर समय तक धरना प्रदर्शन जो रहे वो कैसे रहे, अहिंसक रहे, उसमें कोई हिंसा
नहीं हुई। तो ये सब बातें उन्होंने कही और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दिया विपक्षी दलों ने। आगे देखते हैं। इन मुद्दों पर भारतीय राजनीतिक दलों में लगभग सहमति थी। भारतीय राजनीतिक तो देखिए, भारतीय राजनीति में नए बदलाव से ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर जो है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। हम देखते हैं कि 1989 से लेकर 2014 तक राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी सरकारें रही वो गठबंधन पर आधारित रही। लेकिन इस दौरान जो क्षेत्रीय दल रहे, उन क्षेत्रीय दलों का जो कद था वो बढ़ गया था। अर्थात क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब विचारधारा भी सिमटती जा रही थी। हर एक राजनीतिक दल बस सत्ता में अपनी वापसी कैसे उसकी सत्ता में भागीदारी हो, इस पर जोर दे रही थी। क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। क्या कहा गया कि इतने डिफरेंसेस के बाद भी, इतने इतने मतभेदों के बाद भी कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिस पर सभी सहमत थे? तो सहमति के मुद्दे, कौन से मुद्दे? इन मुद्दों पर भारतीय राजनीतिक दलों में लगभग सहमति सी थी। क्लियर है बात? क्वेश्चन समझ में आया? तो अब देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें रही। सहमति की पहली चीज क्या रही? भारतीय राजनीतिक दलों में कई ऐसी चीजें रही जिस पर सहमति रही। पहले हम शुरू करते हैं नई आर्थिक नीति से। नई आर्थिक भारतीय राजनीतिक दलों में मतभेदों के बावजूद नई आर्थिक नीति को सबने सपोर्ट किया, सबने समर्थन दिया, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों का मानना था, क्या मानना था कि नई आर्थिक नीति के को अपनाए बिना देश का विकास नहीं हो सकता, देश विश्व भर में आगे नहीं जा सकता, देश की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। तो राजनीतिक दलों में कितने भी मतभेद थे, लेकिन नई आर्थिक नीति को लेकर सभी सहमत थे। दूसरी चीज क्या रही? जो ये मंडल मुद्दा रहा, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण की बात रही, ओबीसी की आरक्षण इस क्षेत्र में, या हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक पैरवी, राजनीतिक व सामाजिक पैरवी इसकी राजनीतिक ओबीसी की। तो अदर बैकवर्ड क्लास जो था, अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में इनको राजनीतिक क्षेत्र में इनको भी मौका मिलना चाहिए, ये भी भाग लेने चाहिए। अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में इनकी भागीदारी कम थी। सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो समाज में भी पिछड़े थे। अर्थात शैक्षणिक आधार पर इनको आरक्षण मिले, सामाजिक दशाओं में इनके सुधार हो, इस बात पर सभी राजनीतिक दल सहमत थे। कि किस बात पर? कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर क्या मिले? आरक्षण मिले। शैक्षणिक में 27% आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, रोजगार प्राप्त हो, और राजनीति में भी इनकी भागीदारी हो किस तरह से, इस चीज को लेकर भी सभी सहमत थी। तो ये सहमति का मुद्दा क्या हो गया कि अदर बैकवर्ड क्लास जो अन्य पिछड़ा वर्ग था, उसकी राजनीतिक और सामाजिक दावेदारी को जबरदस्त पैरवी करी सभी दलों ने, की पैरवी की। इनका भी क्या होना चाहिए? राजनीतिक और सामाजिक दशा में सुधार आना चाहिए। तो अगली चीज, अगला देखते हैं हम लोग, और कौन से ऐसे मुद्दे रहे या कौन से मसले रहे जिस पर सहमति थी? क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी। अर्थात जो क्षेत्रीय दल थे, क्योंकि 89 के बाद हम देखते हैं कि क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाई, तो क्षेत्रीय दलों का भी महत्व बढ़ता गया। तो क्षेत्रीय दलों की नुमाइंदगी को या प्रतिनिधित्व को भी सभी ने क्या किया? सराहा। तो ये भी सहमति का क्या रहा? एक मुद्दा रहा। और क्या चीज रही? अब इस समय और क्या चीज हमें देखने को मिली? विचारधाराओं की घटती दूरियां। इसकी घटती दूरियां,
अब ये जो क्षेत्रीय दल रहे, इन क्षेत्रीय दलों ने क्या किया, राष्ट्रीय स्तर की दलों के साथ गठबंधन कर कर सत्ता में अपनी जगह बनाई। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज रही। तो क्या क्या चीज मुख्य रूप से रहा, नई आर्थिक नीति को लेकर सभी सहमत थे, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू हुआ, उसका विरोध ज्यादा नहीं हुआ, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक और राजनीतिक दावेदारी की पैरवी सभी ने की। छोटी छोटी जो पार्टियां थी, क्षेत्रीय स्तर पर पार्टियां थी, राज्य स्तर पर जो दल थे, उनकी भी भागीदारी इसमें हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, इस पर भी सब सहमत थी कि वो भी भागीदार भागीदार करें, भागीदारी लें। तो ये सहमति के कौन से रहे, मुद्दे रहे। अगला देखते हैं। उन्नीस सौ 70 के दशक में इंदिरा सरकार की लोकप्रियता का कारण क्या रहा। 1970 के दशक में इंदिरा सरकार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश भारत के विभाजन के कारणों को विस्तार से समझाइए। ब्रिटिश भारत का जो विभाजन हुआ वो क्यों हुआ, और इसको हमें बताना है, इसके कौन कौन से प्रमुख कारण रहे। तो पहले हमें इसकी भूमिका लिखनी है कि 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को ब्रिटिश भारत के दो टुकड़े हो गए, एक भारत और एक पाकिस्तान बना। और ब्रिटिश भारत के विभाजन के पीछे मुख्य तौर पर कई कारण रहे, जिसमें हम कुछ कारणों को देख लेते हैं। कारण क्या रहा, पहला कारण आपका रहा टू नेशन थ्योरी, जिसको हमने क्या कहा, द्विराष्ट्र का सिद्धांत। मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी की बात कही। भूमिका के तौर पर कौन कौन से कारण रहे, पहले हम शॉर्ट में कर लेते हैं कि कई कारण रहे जो विभाजन के लिए उत्तरदायी रहे या जिम्मेदार रहे, जिसमें टू नेशन थ्योरी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो, चाहे उनकी गृह युद्ध की तैयारियां हो, ब्रिटिशों का भी फूट डालो राज करो की नीति, उसमें भी वो भी विभाजन का एक कारण रही। तो कई विभाजन के कारण रहे, और सांप्रदायिक दंगे हों, ये भी विभाजन का कारण बनी। तो कई कारण रहे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ। तो दो राष्ट्र का सिद्धांत, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि ब्रिटिश भारत एक नहीं बल्कि दो कौमों का देश है, इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। इस मांग को मनवाने के लिए उन्होंने क्या किया, अलग देश को मनवाने के लिए क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये भी विभाजन का एक कारण बनी। ये कब हुआ, 16 अगस्त 1946 को। तो आजादी से एक साल पहले ही, करीब 16 अगस्त 1946 को, जितने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां पर बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली गई, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में क्या मांग की, पाकिस्तान अलग देश की मांग की। तो पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। गृह युद्ध की तैयारियां, ये भी था कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो वो गृह युद्ध जैसे हालात भी बन सकते हैं। तो ये भी चीजें रही। सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे, आजादी से पहले ही देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे तेज हो गए, जिसकी वजह से कांग्रेस ने विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया। पहले कांग्रेस यही मानती थी कि विभाजन नहीं होगा, लेकिन जब सांप्रदायिक दंगे तेज हो गए देश के अलग अलग हिस्सों में, खास तौर पर कहां पर, खास तौर पर अमृतसर, लाहौर और कलकत्ता। तो विभाजन की वजह से जो दो राज्यों पे असर पड़ा वो बंगाल और पंजाब पे पड़ा। तो ये जो क्षेत्र थे वो सांप्रदायिक अखाड़ों में बदल गए। आजादी से पहले इन जगहों पर खूब सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसकी वजह से कांग्रेस ने विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया। ब्रिटिशों की फूट डालो राज करो की नीति भी रही। ब्रिटिशों ने भी मुस्लिम लीग को खूब उकसाया कि वो अपनी मांग पर अड़े रहें। तो विभाजन के कई कारण रहे, विभाजन की सिर्फ यही कारण नहीं रहा टू नेशन थ्योरी, और भी कारण रहे। तो क्लियर है बात। तो 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ। इसके विभाजन के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जिसमें
मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना की दो राष्ट्र का सिद्धांत हो, सांप्रदायिक दंगे हों, ब्रिटिश डालों की ब्रिटिश ब्रिटिशों की फूट डालो राज करो की नीतियां हों, या फिर डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये सभी गतिविधियां, ये सभी मांगे जिम्मेदार रही। मांग क्या की थी? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की मांग हुई, अलग देश की मांग हुई, तो बहुत सारी गतिविधियां हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश ब्रिटिश भारत के दो टुकड़े हुए। परिणाम तो हम देख ही चुके हैं कि परिणाम में हमने क्या देखा कि जैसे ही विभाजन हुआ, देश के वो क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, वहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया और हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों को बेरहमी से मारा काटा, विभाजन का परिणाम रहा। फिर हमने देखा था कि शरणार्थियों की समस्या ने जन्म लिया। शरणार्थी कैंपों में लोग रहने को मजबूर हुए, जिनका सब कुछ खत्म हो गया था, वो शरणार्थी कैंपों में रहे। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि परिणाम में बहुत घातक परिणाम रहा, पलायन हुआ, एक क्षेत्र की आबादी दूसरे क्षेत्र में जाने को विवश हुई और ये जो पलायन रहा वो बिना किसी प्लानिंग के रहा, यानी अनियोजित रहा, जिसमें कोई योजना नहीं रही और बहुत ही ज़्यादा त्रासदी भरा रहा। तो क्लियर है ये बात? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिवी पर्स का क्या अर्थ है? इंदिरा गांधी ने इस व्यवस्था को क्यों खत्म करना चाहती थी, या इंदिरा गांधी इस व्यवस्था को क्यों खत्म करना चाहती थी? और प्रिवी पर्स किसे कहते हैं? अगर 1 मार्क्स में लिखना है तो सिर्फ हम इतना लिख सकते हैं कि रियासतों के शासकों को जो विशेष अधिकार मिल रहे थे, विशेष अधिकार मीन्स जो भत्ते और सुविधाएं भारत सरकार उन्हें पे कर रही थी। क्यों पे कर रही थी? क्योंकि उन्होंने अपनी रियासत का विलय भारतीय संघ में कर दिया है। तो जब आजादी के समय देशी रियासतों को विलय करने से पहले क्या कराया गया था? उन्हें आश्वासन दिया गया था, उन्हें कहा गया था कि आप अपनी रियासत का विलय यदि करोगे तो आपको एक निश्चित मात्रा में आप संपत्ति रख सकते हो और आपके परिवार वालों को भारत सरकार भत्ते देगी, सुविधाएं देंगी। लेकिन ये भत्ते और सुविधाएं उतना ही मिलेगा जितनी बड़ी आपकी रियासत है। मतलब रियासत को ध्यान में रखते हुए उनको सुविधा और भत्ते प्रदान किए जाएंगे। तो वन वर्ड में कहा जाए तो शासकों को जो विशेष अधिकार या विशेष सुविधाएं जो प्राप्त हो रही थी, उसी को क्या कहा गया? प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स को खत्म करना चाहती थी इंदिरा गांधी, क्योंकि वो मानती थी कि ये व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। तो प्रिवी पर्स क्या है? आजादी के बाद देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने से पहले तत्कालीन शासकों को या उनके उस समय के शासकों को यह आश्वासन दिया गया कि वो अपनी रियासत का विलय भारतीय संघ में करेंगे तो उनको भारत सरकार विशेष प्रकार के सुविधाएं देंगी, जिसमें भत्ते थी और सुविधाएं थी, यानी विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगी और साथ ही साथ वो निश्चित मात्रा में अपनी संपत्ति भी रखे रहेंगे, अर्थात उनसे वो भी नहीं लिया जाएगा। ये भत्ते और सुविधाएं इस बात पर आधारित होगा कि उनकी संपदा या उनका रियासत का विस्तार कितना है, जिसका वो विलय भारतीय संघ में कर रहे हैं, कितना बड़ा वो रियासत है, इस बात को ध्यान में रख के उन्हें भत्ते और सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे। तो ये तो पूरा प्रिवी पर्स को हो गई बात। अब इंदिरा गांधी क्यों खत्म करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने क्या-क्या काम किया? तो 1967 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने ये मत रखा कि प्रिवी पर्स जैसी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाना चाहिए। प्रिवी पर्स को लेकर इंदिरा गांधी ने कई कदम उठाए, उनको हम समझते हैं। तो इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स जैसी अलोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहती थी, लेकिन मोरारजी देसाई इसे नैतिक रूप से गलत मानते थे कि ये रियासतों के साथ भेदभाव होगा, विश्वासघात होगा। रियासतों के साथ विश्वासघात होगा, ऐसा करना ठीक नहीं है। इस मसले पर पार्टी के भीतर ही मतभेद रहा, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई ने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया, दरकिनार कर लिया। किन्होंने कर लिया? मोरारजी देसाई ने। तो इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स जैसी अलोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती थी, लेकिन पार्टी के भीतर इस पे क्या था? गहरा मतभेद था। कौन खत्म करना चाहती थी? इसके बीच में मतभेद था मोरारजी देसाई व इंदिरा गांधी के बीच प्रिवी पर्स को लेकर मतभेद। अब मोरारजी देसाई ने पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया,
इंदिरा गांधी ने फिर क्या किया? इंदिरा गांधी इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या-क्या कदम उठाए? तो 1970 में उन्होंने क्या किया? 1970 में इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक बिल लेकर आई जिसे राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिल पाई। राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिल पाई। फिर उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया, अर्थात प्रिवी पर्स समाप्त नहीं हो पाया। तो उन्होंने 1971 के चुनाव में इसे चुनावी मुद्दा बना लिया और जनता के सामने गई कि मैं प्रिवी पर्स खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है सपोर्ट करिए। तो 1971 के चुनाव में दो तीन बातें हुई। 70 में क्या किया? एक अध्यादेश जारी हुआ। अध्यादेश सरकार ने, इंदिरा सरकार ने क्या किया? एक अध्यादेश जारी किया। लेकिन इस अध्यादेश को किसने निरस्त कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। और क्या हुआ? एक प्रस्ताव इसको हटाने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहा। संविधान में संशोधन, लेकिन क्या हुआ? राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिल पाई। राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिल पाई, तो ये नहीं खत्म हो पाया। फिर उन्होंने 1971 के चुनाव के लिए इसे एक मुद्दा बनाया। जब 1971 का लोकसभा का चुनाव था और भारी मतों से जब उन्हें जीत मिली, तो 26वां संशोधन लाकर, कौन सा संशोधन? 26वां संशोधन, संविधान में 26वां संशोधन हुआ और जिसके साथ प्रिवी पर्स जैसी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। क्लियर है बात इतनी? एक बार और हम इसको एक कहानी की तरह समझ लेते हैं कि भाई सबसे पहले इंदिरा गांधी ने क्या किया? प्रिवी पर्स क्या होता है? प्रिवी पर्स वो व्यवस्था है जिसमें रियासतों और उनके परिवार वालों को भारत सरकार की तरफ से विशेष भत्ते और सुविधाएं प्रदान किए जाना था। ये भत्ते और सुविधाएं इस आधार पे होगा कि उनकी रियासत कितनी है, जितनी उनकी रियासत है उसी के आधार पर उनको भत्ते और सुविधाएं दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी इस व्यवस्था को अलोकतांत्रिक मानती थी, इसे समाप्त करना चाहती थी, लेकिन मोरारजी देसाई इसके खिलाफ थे। इस वजह से उनमें पार्टी के भीतर मतभेद रहा और मोरारजी देसाई ने अपने आप को पार्टी से दरकिनार कर लिया। इंदिरा गांधी द्वारा उठाया गया कदम, क्या कदम उठाया उन्होंने? सबसे पहले संविधान में संशोधन करना चाहा ताकि प्रिवी पर्स को खत्म कर सके, लेकिन राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिल पाई। फिर दूसरा काम उन्होंने क्या किया? अध्यादेश जारी किए। अध्यादेश जारी किए, लेकिन उस अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिए। अब 1971 में जब चुनाव हुआ तो उन्होंने इसे एक चुनावी मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें खूब जन समर्थन मिला, जिसके बाद जीतने के बाद उन्होंने संविधान में 26वां संशोधन किया, जिसके साथ ही प्रिवी पर्स जैसी अलोकतांत्रिक व्यवस्था को इंदिरा गांधी ने जड़ से उखाड़कर फेंक दिया या इसको खत्म कर दिया। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। ब्रिटिश भारत के विभाजन, ये हमने पढ़ ही लिया, ब्रिटिश भारत का विभाजन। एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार लोकप्रिय क्यों हुई? 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार लोकप्रिय क्यों हुई? 70 के दशक में तो इंदिरा गांधी ने ऐसी बहुत सारी जनप्रिय नीतियां लागू करी जिसकी वजह से इंदिरा सरकार लोकप्रिय हुई। तो हम भूमिका की तरफ क्या कह सकते हैं कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी द्वारा कई जनप्रिय लोक कल्याणकारी नीतियां अपनाने की घोषणा हुई, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार काफी लोकप्रिय हुई। लेकिन और भी कई कारण रहे। देखिए कारण क्या रहा? पहला, सिंडिकेट से टकराने का साहस। सिंडिकेट से टकराने का साहस। जब 1969 में राष्ट्रपति के पद का चुनाव हो रहा था, जिसमें हमने देखा था कि 69 में क्या होता है? कांग्रेस पार्टी दो भागों में टूट जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय हमें इंदिरा गांधी और जो सिंडिकेट कहलाने वाले नेता थे, अपने प्रभावशाली नेता थे, उनके बीच में गुटबाजी साफ देखने को मिली। क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि जो राष्ट्रपति बने वो कौन बने? वीवी गिरी। और वो एन संजीव रेड्डी को, जो कि कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे, उनको वो नहीं चाहती थी कि वो राष्ट्रपति बने। फिर भी उनके मत के विरुद्ध भी, उनकी असहमति के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस का एक अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उतारा
कांग्रेस के एक अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उतारा। तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे निजली गप्पा, उन्होंने व्हिप जारी कर दिया कि सभी सांसद और विधायक चुनाव में किसको वोट करेंगे? किसको करेंगे? एन संजीव रेड्डी को। जबकि इंदिरा गांधी ने कहा कि सभी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। अब अंतरात्मा की बात जैसे हुई, सबको पता था कि इंदिरा गांधी के फेवर में रहना है, और इंदिरा गांधी ने बड़ी ही कूटनीतिक तरीके से, बहुत ही समझदारी तरीके से वीवी गिरी को क्या किया? विजय प्राप्त करा दी, जो कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नहीं थे। तो सिंडिकेट से टकराने का साहस। तो पहली चीज क्या हेडिंग बनती है? सिंडिकेट से टकराने का साहस। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के समय जो है कांग्रेस के भीतर हमें गुटबाजी साफ देखने को मिली। कांग्रेस के अध्यक्ष निजली गप्पा द्वारा जारी किए गए व्हिप को इंदिरा गांधी ने चुनौती दी, साहस जुटाया, उनको चुनौती दी, और बहुत ही गोपनीय अंदाज में उन्होंने इसको वीवी गिरी को विजय दिलाई। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज है 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में। उसके बाद उन्होंने जाकर कुछ 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया 80 के दशक में। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ये भी एक जनप्रिय नीति थी, इसकी वजह से भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी। इसके साथ ही प्रिवी पर्स को खत्म करने की भी घोषणा उन्होंने करी थी, लेकिन हो नहीं पाया था, 71 में हुआ। प्रिवी पर्स जैसे प्रिवी पर्स व्यवस्था को समाप्ति की घोषणा, इन्होंने ये घोषणा करी इंदिरा गांधी जी ने। तो प्रिवी पर्स जैसी व्यवस्था को समाप्त करने की भी घोषणा करी। ये भी एक जनप्रिय नीतियां थी, या जनता को प्रिय लगी, जनता को अच्छी लगी, इसलिए वो काफी लोकप्रिय हुई। भूमि सुधार, जो समाज में भूमिहीन लोग थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, भूमि वितरण किया गया, कुछ लोगों को भूमि प्रदान की गई। तो भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम चलाए गए, भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम चलाए गए। तो इन वजहों से, इन तमाम तरीकों से इंदिरा गांधी की सरकार 1970 के दशक में काफी क्या हो जाती है? लोकप्रिय हो जाती है। तो क्लियर है बात? 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार लोकप्रिय क्यों हुई? इंदिरा गांधी की सरकार लोकप्रिय होने के कई कारण रहे। सिंडिकेट के साथ टकराने का साहस इंदिरा गांधी ने दिखाया, निजली गप्पा द्वारा जारी किए गए व्हिप को चुनौती दी, और बहुत ही गोपनीय अंदाज में क्या किया? उन्होंने वीवी गिरी को विजय प्राप्त कराई, और एन संजीव रेड्डी जो कि कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे, वो हार गए। इसी के साथ कांग्रेस का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसी जनप्रिय नीतियां इंदिरा गांधी ने चलाई, जिसकी वजह से लोकप्रियता बढ़ी। प्रिवी पर्स व्यवस्था को समाप्त किया, प्रिवी पर्स जो कि व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की। प्रिवी पर्स क्या है हम पढ़ चुके हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए, और सबसे बड़ी चीज, इंदिरा गांधी को अब ये समझ में आ गया था कि उनका मजबूत मत बैंक कौन है? उनका मजबूत मत बैंक समाज का निर्धन, किसान, गरीब, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति है। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने धनी वर्ग से दरकिनार किया और गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो इंदिरा गांधी को ये बात अब समझ आ गई थी, या इंदिरा गांधी ये जान चुकी थी कि समाज का निर्धन, गरीब, मजदूर और आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये उनका मजबूत मत बैंक है। उनके लिए अगर वो काम करेंगी तो वो ऐसे ऑटोमेटिक जीत जाएंगी। उसके लिए उन्हें सिंडिकेटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज रही, और जिसके बाद इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ का। क्लियर है? इन सभी कारणों से इंदिरा गांधी की सरकार क्या होती है? लोकप्रिय होती है। तो आप लोगों के सामने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बुक के हैं, स्वतंत्र भारत की राजनीति के, ये रखे गए हैं, और इन क्वेश्चंस को आप बार-बार पढ़िए। हो सके तो नोट्स भी देख सकते हैं, नहीं तो अगर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो भी इस लेक्चर को सुनकर काफ़ी कुछ कर सकते हैं, काफ़ी लिख सकते हैं पेपर में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बाकी के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, आप लोगों का पेपर अच्छा जाए।